आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल के पास नहीं है कार, 5 गुना बढ़ी आय। भाजपा के प्रवेश के बाद इतने करोड़ की संपत्ति। रमेश बिधूरी नहीं आ रहे हैं बात, सीएम आतिशी को लेकर फिर बिगड़े बोल। कुंभ स्नान करके ऐसा लगा, कनाडा से आई साध्वी ने कह दी ये बात। यूपी और दिल्ली में हो रही बारिश, गिरेंगे ओले। उत्तर भारत में पारा डाउन। 15 महीने तक चली जंग, गाजा में 46,000 से ज्यादा मौतें। आधा ग्रीनलैंड पुतिन को दो। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूस की नजर, रूसी जनरल की बड़ी धमकी। अब तक क्या पता है और किन सवालों का जवाब नहीं है मालूम। लॉस एंजल्स में आग से मची तबाही देख प्रियंका चोपड़ा का भर आया दिल। डाकू महाराज के दमदार कलेक्शन पर आया बॉबी देओल का रिएक्शन। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में होगा बदलाव, बीसीसीआई ले सकता है ये बड़ा फैसला। दिल्ली चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंचने के साथ ही बुधवार को अलग अलग इलाकों में रैलियों का रेला दिखा। पदयात्रा और रोड शो निकालकर प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आप से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन, भाजपा से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, राजकुमार भाटिया, विजेंद्र गुप्ता, राजकुमार आनंद व कैलाश गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत अन्य नेता भी नामांकन करने पहुंचे। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। अब तक कुल 235 उम्मीदवारों ने 341 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और दिल्ली के कालकाजी से पार्टी उम्मीदवार रमेश बिधूरी ने बुधवार को एक और विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना शहर में हिरनी की तरह घूम रही है। दिल्ली में एक रैली में भाषण देते हुए पूर्व भाजपा सांसद बिधूरी ने कहा कि आतिशी ने पिछले 4 सालों में लोगों से मुलाकात नहीं की और अब वोट पाने के लिए हिरनी की तरह घूम रही है। बिधूरी ने कहा कि दिल्ली की जनता नरक भोग रही है। गलियों की हालत देखिए, कभी आतिशी लोगों से मिलने गई नहीं, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरनी दौड़ती है वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसी घूम रही है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक रमेश बिधूरी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिधूरी का ताजा बयान उस विवाद के कुछ दिनों बाद आया जब उन्होंने दावा किया था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। 6 जनवरी को दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए बिधूरी ने कहा कि आतिशी जो मार्लेना थी अब सिंह है, उन्होंने अपना पिता भी बदल लिया है। कनाडा से प्रयागराज कुंभ 2025 में आई साध्वी एलेक्स ने कहा कि जन्म से मैं कैथोलिक ईसाई हूं, लेकिन मैंने जब दर्शन की पढ़ाई की तो मुझे अन्य धर्म, संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म के बारे में पता चला और मैं इस ओर चल पड़ी हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी, अद्भुत और कई अनुभवों की कहानी है। उन्होंने कहा कि कुंभ होने से यहाँ के अनुभव मिल सकते हैं, यहाँ आना पड़ता है। कुंभ स्नान के बारे में सारी दुनिया मुझसे सवाल कर रही है। ये अनुभव केवल यही मिल सकता है। ये अनुभव शब्दों में बताया और समझाया नहीं जा सकता है और ना ही मेरे बताने पर किसी को ये समझ आएगा। इसके लिए खुद स्नान करना होगा। एलेक्स ने कहा कि हर धर्म की अपनी खूबी है, अपनी परंपराएं और अपनी मूल भावना है। ऐसे ही सनातन धर्म है। इसमें जमीन से लेकर ब्रह्मांड और पाताल तक की चर्चा है। कई आदर्श और मान्यताएं हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला लगा है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी के चलते न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। इसका सीधा प्रभाव मैदानी इलाकों पर पड़ा है, जहां शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई मैदानी राज्यों में हल्की
हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आज दिल्ली और नोएडा में हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड में और इजाफा हुआ। आईएमडी ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 200 मीटर तक पहुंच गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। बारिश के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स में देरी और रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ। गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी भारी कोहरा और ठंड का प्रकोप देखा गया। इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की है। इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान गाजा में अब तक 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के हवाले से कहा कि मिस्र और कतर के साथ अमेरिका द्वारा कई महीनों की कूटनीति के बाद इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये समझौता गाजा में लड़ाई को रोक देगा, फिलिस्तीनी नागरिकों को बहुत जरूरी मानवीय सहायता प्रदान करेगा और 15 महीने से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद बंधकों को उनके परिवारों से फिर से मिलाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब रूस की नजर भी ग्रीनलैंड पर है। रूसी सेना के एक जनरल ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रंप और पुतिन को ग्रीनलैंड को आपस में बांट लेना चाहिए, लेकिन साथ ही कहा है कि पुतिन को नाटो से आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद एक द्वीप पर भी जब्त कर लेना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है, जिस कारण यूरोपीय संघ सदमे में है। पुतिन भी अब दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का एक टुकड़ा चाहते हैं। द सन में छिपी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी जनरल एंड्री गुरुलेव के मुताबिक ट्रंप और पुतिन को ग्रीनलैंड द्वीप को लेकर लड़ने की जगह आपस में बांट लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही गुरुलेव का मानना है कि क्रेमलिन को अंटार्कटिक में मौजूद स्पिट्सबर्गन को कब्जा लेना चाहिए। यह आर्कटिक में स्थित एक नॉर्वेजियन द्वीप है, जहां सैन्य अभियानों पर प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि इसे एक प्रभावशाली रक्षा अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गुरुलेव पुतिन समर्थक कट्टरपंथी सांसद है। उन्होंने ये मांग तब की है जब पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने ट्रंप को ग्रीनलैंड पर दावे से पीछे हटने का सुझाव दिया। अमेरिका और कतर ने ऐलान किया है कि इजराइल और हमास गाजा में युद्ध रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। अब न केवल लड़ाई रुकेगी, बल्कि इजरायली बंधक और फिलिस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। 15 महीनों से चल रही जंग के बाद दोनों पक्षों की सहमति को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये जंग तब शुरू हुई थी जब 7 अक्टूबर 2023 को सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। दोनों पक्ष के बीच समझौते के स्वीकृत विवरण को फिलहाल साझा किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी भी कई अनसुलझे पहलू हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं। इस समझौते के तहत गाजा में युद्ध रुक जाएगा। इसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो जाएगी। लॉस एंजल्स के कई इलाकों में जंगल में लगी भीषण आग ने शहर में कहर बरपाया है। इस आग की वजह से जान माल का नुकसान हो रहा है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 40,600 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। कई जाने माने सेलेब्स के घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस भयावह घटना को लेकर अब तक कई हस्तियां सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। अब प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि ये सब देखकर उनका दिल बहुत भारी है। मालूम हो कि एलए में प्रियंका का भी आलीशान घर है। कैलिफोर्निया में लगी विनाशकारी आग ने तबाही मचाना अभी भी जारी रखा है। इससे हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है और अनगिनत घर जलकर राख हो गए हैं। लॉस एंजल्स में अपने परिवार के साथ रहने वाली प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रभावित लोगों को अपना समर्थन दिया। विनाश की तस्वीरें साझा करते हुए प्रियंका ने आग बुझाने वाले कर्मचारियों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। नंदमुरी बालाकृष्ण और बॉबी देओल स्टारर फिल्म डाकू महाराज 12 जनवरी को पर्दे में आई है।
फिल्म थिएटर्स में दमदार कमाई कर रही है। ऐसे में बॉबी देओल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बॉबी ने डाकू महाराज से अपना तेलुगु डेब्यू किया है और इसके हर रोज के दमदार कलेक्शन से वे काफी खुश हैं। एक हालिया इंटरव्यू में बॉबी देओल ने डाकू महाराज में काम करने की वजह का खुलासा किया। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो विशाल और अर्थी हो और इमोशंस से भी भरा हो, जिससे जनता और पूरा भारत जुड़ सके। डाकू महाराज के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पर बात करते हुए बॉबी देओल ने कहा कि खैर ये मेरी जिंदगी का एक दिलचस्प समय है। ये साल की शुरुआत है और हमारी पहली तेलुगु फिल्म रिलीज हुई है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाना है। टूर्नामेंट की मेजबानी इस बार पाकिस्तान के हाथों में है। वहीं टीम इंडिया अपने सभी मैच यूएई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि 19 जनवरी तक टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले टीम इंडिया के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। इसे ठीक करने के लिए बीसीसीआई एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके तहत टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बदलाव नजर आ सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंदबाजी में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय रहा, जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण से बीसीसीआई कोचिंग स्टाफ में एक नए सदस्य, खास तौर पर बल्लेबाजी कोच को शामिल करने की संभावना तलाश रही है। हालांकि इसे लेकर अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के बीच हुई चर्चा से यह पता चलता है कि कोचिंग स्टाफ को मजबूत बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है।